नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। महाभारत एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है रामेश्वरम से अयोध्या के लिए और अब हम त्रिची आ पहुंचे हैं। ये खास जो स्टूडियो आप देख रहे हैं मेरे तमाम मेहमानों के साथ, ये व्यवस्था हमने आपके लिए इस वजह से की है ताकि हम देश के जिस भी हिस्से में जाए वहां के नेताओं से हम बात कर सकें और वो लाइव टेलीकास्ट हम आप तक पहुंचा सकें। ये बस जहां पर खड़ी है महाभारत एक्सप्रेस, इसके बिल्कुल पीछे की बात अगर मैं करूं तो कावेरी की सहायक नदी यहां से बहती है। हालांकि अभी सूखा है बिल्कुल इलाका, और पीछे मेरे कैमरा सहयोगी जितेंद्र ने आपको दिखाया वो पुल है जो त्रिची को तमिलनाडु के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अब मैं इस बस से बाहर आ रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी भव्यता इस बस की है। तमाम जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं या तकनीक, उसका हमने इस्तेमाल किया है लाइव टेलीकास्ट के लिए ताकि पल पल की हर खबर देश भर से आप तक हम लगातार पहुंचाते रहें। ये आप देखिए, पीसीआर की व्यवस्था यहीं पर है जो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम होता है, जिसके जरिए तमाम खबरें आप तक हम लोग पहुंचाते हैं। लाइव स्विचिंग की व्यवस्था यहां पर की गई है और मेरे कैमरा सहयोगी जो बस के ऊपर मौजूद है उन्हें मैं कहूंगा वो श्री रंगनाथ जी का मंदिर आपको दिखाएंगे यहां से दूसरी छोर पर। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले जब यहां पर आए थे, इसी हेलीपैड पर उतरे थे और उसके बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, पूजा पाठ करने के लिए गए थे। और इस मंदिर की खासियत भी मैं आपको बताता चलूं कि भगवान विष्णु की जो लेटी हुई मूर्ति है, शैया पर जो लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो यहां पर है, इस लिहाज से बहुत खास है। और मैं आपको बुलाना चाहूंगा मेरे साथ, आइए जरा ऊपर चलते हैं, आपसे बातचीत भी हो जाएगी और दर्शकों को मैं इस बस के बारे में समझा भी रहा हूं, चूंकि इस बस से हम लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं। उत्तर से यात्रा की शुरुआत हुई है, दक्षिण से, माफ करिएगा, उत्तर तक हम पहुंचेंगे। आइए आप ऊपर आ जाइए, आइए। अब मैं अपने दर्शकों को जरा ऊपर के हिस्से में ले जा रहा हूं, बस के ऊपर के हिस्से में, ताकि वहां से मैं शहर का दृश्य आपको दिखा सकूं। मेरे सहयोगी अजीत जी यहां पर है। अजीत जी जरा लिफ्ट का बटन दबाइए। और ये देखिए, अब इस बस का जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर हम आ पहुंचे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि ये बस जो है किस तरीके से आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के जरिए बनाई गई है। मकसद यही है कि चूंकि ये चुनाव बहुत बड़ा है लोकसभा का, तो इससे जुड़ी हर खबर तस्वीर के साथ आप तक हम पहुंचा सकें। आइए सर, इधर आ जाइए आप। ये देखिए, अब मैं बस की छत पर आ गया और यहां से मैं पूरा शहर आपको दिखा सकता हूं। जिस भी शहर में हम पहुंचेंगे, जिस भी जिले में, गांव में पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। यानी राजनीतिक खबर तो आप तक पहुंचाएंगे ही, भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा देश, प्यारा देश हिंदुस्तान कैसा दिखता है, एबीपी न्यूज कैमरे की निगाह से जरूर देखिएगा। और सर ये बताइए, त्रिची में इस बार बीजेपी को लेकर क्या माहौल है? त्रिची में हमारा जो गठबंधन का नेता है ना, वो कुकर सिंबल में वो लड़ रहा है। हमारा जो तमिलनाडु में 49 सीट में हम लड़ते हैं, उसमें 39 सीट्स में, 39 में, हाँ 39 में, सॉरी, और एक पुदुचेरी वाली है 40 में। पुदुचेरी, कुल मिलाकर 40 सीट में हम लड़ रहे हैं। हाँ। इसमें से लगभग 2100 हमारा भाजपा का नेता है। अच्छा, मोदी जी यहीं पर आए थे, ये जो सामने हेलीपैड है यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा था, फिर श्री रंगनाथ जी के मंदिर गए थे, जो मंदिर का ऊपर का हिस्सा हम यहां से दिखा भी रहे हैं। क्या माहौल उस वक्त था? रोड शो भी किया था। इस साल में जो 2024 में लगभग 3 बार 75 दिन के, पिछले 75 दिन के अंदर 3 बार तमिलनाडु में आ चुके हैं। उसमें से 2 दफे तो तिरुचि में आया था। त्रिची में आए थे? तिरुचि में आए थे। अच्छा, आइए हम बात करते हुए बस के निचले हिस्से की तरफ चलते हैं। जी बताइए, अपनी बात आप कहते रहिए, क्या कह रहे थे सर? 20 अंदर आइए। हाँ हाँ, पहली बार तो अब लिफ्ट को हम लोग कोशिश, हाँ लिफ्ट अगर नीचे आ जाए तो फिर हम बस के दूसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। जी जी, आप लिफ्ट को नीचे बुला लीजिए। जी, पहली बार आया था वो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक्सपेंशन के लिए वो पहली बार आया था। दूसरी दफे तो वो प्राण प्रतिष्ठान, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान करने के पहले जो हमारा रंगनाथ दर्शन, विष्णु का दर्शन करके उसका आशीर्वाद लेकर गए। लेकिन एक बड़ा, जी जी, लेकिन सवाल देखिए ये है कि मोदी जी जो यहां पर आए, क्या उसका असर होगा? क्योंकि खासतौर पर त्रिची की अगर मैं बात करूं, जहां पर अभी मैं हूं, ये डीएमके के प्रभाव वाला इलाका माना जाता है, यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है उसकी यहां पर अच्छी पकड़ बताई जाती है। ऐसे में मोदी जी के नाम पर क्या लोग वोट डालेंगे बीजेपी को? कैसे? मोदी जी के नाम पर वोट डालेंगे बीजेपी को लोग? पक्का। कैसे? वो क्या क्या बोला वो सब कर दिया था। तमिलनाडु के लिए सदा ज़्यादा फंड्स सैंक्शन किया, उसके बाद में कितना काम बोला उतना पूरा करके दिया। इसलिए दूसरी बार
उनका गवर्नमेंट आने का हमारा भी इच्छा है। देखिए ये बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए बार बार जो बीजेपी कह रहा है ना, अब की बार 400 पार, 400 पार तभी मुमकिन है जब दक्षिण का द्वार भी खुले और यहां पर बीजेपी बढ़िया परफॉर्म करे। तो 400 पार में क्या आपको लगता है कि बीजेपी को दक्षिण भारत से फायदा होगा, साउथ से? ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। ये ना सबके साथ सबके विकास ना, इसीलिए दक्षिण भारत को भी विश्वास भी मिला है मोदी जी को, इसीलिए ज़रूर इस बार 400 बार जरूर आ जाएगा। कितनी सीटें तमिलनाडु से मिलेंगी? तो हमारा नेता ने बताया डबल डिजिट का जरूर आ जाएगा, श्योर। बाकी पार्टियां कहां इस रेस में, लोकसभा चुनाव में? नमस्ते जी, मेरा नाम नटराजन है। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं, तो मैं यहां के रहने वाला हूं। सबसे पहले तो ये हम सबको एबीपी न्यूज़ की तरफ से, हम एबीपी के यहाँ से इतना दूर से यहाँ तक आए हैं, ये मालूम है मुझे यहाँ पर भाषा की उनका दिक्कत होता है। लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करके आप तक पहुंचे हैं हम। हाँ जी, भाषा की दिक्कत होता है, मगर ये दिक्कत कभी ये अभी जो कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें, ये आपकी भाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत प्यार के साथ स्वीकार कर रहे हैं उन चीजों को। हाँ बढ़िया, यही तो मोदी जी भी कहते हैं कि अगर मान लो तीन महीने से 6 महीने मुझे मिल जाएगा यहाँ पर रहने के लिए, अगर मान लो 6 महीने रह जाऊंगा तो वहाँ आपकी भाषा सीख जाऊंगा। मोदी जी तमिल बोलने लगेंगे? तमिल शुरू में तो वो 5 मिनट तो तमिल में यही बोलते हैं, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं वहां की स्थानीय भाषा को लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में समझते हैं, उसके बाद में उसको बोल कर देखते हैं कि भाई मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि किसी को चूट ना पहुंच जाए करके। ये मोदी जी का जादू चलेगा यहाँ पे? हाँ जी, जादू चलेगा। कैसे चलेगा? वो मोदी जी इसका वो 3 बार इधर आ गया, 3 बार के लिए बहुत बड़ा क्राउड आ गया इधर से, बहुत बड़ा लोग समझा दिया इधर से सब कुछ। मोदी जी का ये तिरछी में बहुत बड़ा जादू हो गया जी। अच्छा मैं एक ब्रेक के लिए रुकूं, उससे पहले आप लोगों से भी थोड़ा मैं राय लेना चाहूंगा। मोदी जी की कही बातों का यहां पर असर होगा तमिलनाडु में? कितना बार मोदी जी इधर आए, जब भी मोदी का काम कुछ भी चाहिए नहीं चलता है। ये तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर मिस्टर M.K. स्टालिन का राज्य में वो इधर सारे इंडिया से तमिलनाडु हमारा है, सारे इंडिया से तमिलनाडु में हम बुलबुले हैं इसकी, ये कुलिस्तान हमारा है बोलेगा ना, ऐसा ये इधर से रहने वाले मुसलमान, हिंदूस एंड क्रिश्चियंस, दलित सब भी मिलाकर है, सब लोगों के स्टालिन को सपोर्ट करता है। ये 40 सीट में स्टालिन विन करेगा। अच्छा आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु की 39 सीटें और एक पुदुचेरी वाली सीट, ये 40 की 40 सीटें डीएमके जीत लेगी? 40 में 40 विन करेगा। मेरा नाम इडीमुरसी इस्माइल, मुस्लिम राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल स्टेट जनरल सेक्रेटरी तमिलनाडु। ठीक है, और आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। तो देखिए यही खासियत है, मैं तमिलनाडु में हूं लेकिन लग नहीं रहा है कि मैं तमिलनाडु में हूं। आप देख रहे हैं अच्छी हिंदी बोल रहे हैं लोग यहां पर, तो हमारे जो हिंदी भाषी दर्शक है उन तक पल पल की हर खबर ग्राउंड जीरो से मैं पहुंचाता रहूंगा। तमिलनाडु से अपने दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मैं अखिलेश आनंद हूं, इस वक्त मैं त्रिची में मौजूद हूं। त्रिची की जनता क्या कह रही इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, वो भी हम बातचीत करेंगे। दरअसल ये महाभारत एक्सप्रेस है, ये लड़ाई महाभारत से कम नहीं इस बार 2024 की लड़ाई। तो इसी एक्सप्रेस के जरिए हम लोग रामेश्वरम से जो हमने यात्रा शुरू की है अयोध्या तक ले जाने वाले हैं। सबसे पहले आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा, इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है तमिलनाडु में? तमिलनाडु पे इधर है ना, 3 पार्टी के लिए बहुत बड़ा जंग चल रहा है इधर। मोदी जी कहां है इस जंग में? मोदी जी इधर थोड़ा ही है, इधर तमिलनाडु है ना, थोड़ा ही है। हाँ। तो ऊपर वाले लोग तो कह रहे हैं कि 39 की 39 सीटें हो सकता है बीजेपी जीत जाए और पुदुचेरी वाली भी जीत ले। हाँ वो जून 4 आ रहा है ना, तब दिख जाएगा किसका है इधर पड़ रहा है करके। अच्छा। हाँ 4 तारीख को पता चल जाएगा? पता चल जाएगा, जरूर पता चल जाएगा। क्या होगा 4 तारीख को? वो 14 जगह में है अभी, 4th लिस्ट में है वो अभी। फर्स्ट सेकंड दूसरा पार्टी है, वो 4th लिस्ट में है। इधर आइए आप आइए, एक महिला भी है, महिला आप इधर आइए। क्या होने वाला है इस बार तमिलनाडु में, कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी? 25 सीट में पक्का मिलेंगे। 39 में से 25 सीटें पक्का? पक्का। क्या कहिएगा, आप तो 25 सीटें दे रहे हैं। वो तो नहीं चलेगा इधर, बहुत बड़ा आदमी है, डीएमके है, डीएमके उसके बाद इधर लड़ने के लिए नहीं चलेगा। डीएमके भी नहीं जाया, एडीएमके भी नहीं जाया, एक वो जात वाला कमेटी है ना पीएमके, उसके बगैर वो खड़ रहा है, वो कैसा चलेगा? उसके 25 सीट इधर नहीं चलेगा। मोदी जी जो कह रहे हैं उनकी बात मानेंगे लोग, बीजेपी को वोट डालेंगे, क्या लगता है? नहीं मानेंगे, नहीं डीएमके मानेंगे।
डीएमके मतलब स्टालिन। स्टालिन कंफर्म। लोकसभा में भी कि सिर्फ विधानसभा में? असेंबली में या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी? पार्लियामेंट में भी। तमिलनाडु को मोदी जी ने 11 लाख करोड़ों को दिया है, वो सब लोग मानता है। लोकतंत्र को जाना गया है। अभी सभी सीट में भाजपा को कम से कम 20 से 25 सीट तो हम जीत जाएंगे और पूरा सीट में सेकंड लिस्ट में तो हम जरूर खड़े रहेंगे। मेरे सहयोगी गणेश भी पीछे खड़े, इधर आइए थोड़ा सा आप। इंग्लिश में ही सही, लेकिन बताइए क्या होने वाला है इस बार? इन इंग्लिश? आप हिंदी बोल पाएंगे तो हिंदी बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। नो आई डोंट, सॉरी आई डोंट। कोई बात है, आप इंग्लिश में बोलिए, मैं दर्शकों को बता दूंगा, उसका तर्जुमा कर दूंगा मैं। So here it's a tough fight here. So it's between now Tamil Nadu is seeing four quarters after nearly 25 years. There is DMK alliance, there is ADMK alliance, there is a BJP alliance. First time BJP is forming a huge alliance. मोदी का कितना इम्पैक्ट है? मोदी जी यहाँ भी आए थे, इसी हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर उतरा था। Yeah, but it made a very big impact. Actually, Modi ji, Amit Shah ji coming here and doing big rallies is making a very big impact. मैं ब्रेक ले रुकूंगा, उससे पहले विवेक भी मेरे साथ आए हुए हैं, चूंकि असाइनमेंट की तरफ से सारी खबरें ताकि यहां से लाइव हम पहुंचा सकें। मोदी का कितना असर आपको नजर आ रहा है? लोगों से आपने भी खूब बातचीत की, तमिल भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये पहला चुनाव है जब बीजेपी को लोग यहाँ पे सीरियस ले रहे हैं। ये पहला चुनाव है जब यहाँ पे चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी दक्षिण में अपना खाता खोल सकती है। ये बड़ी कामयाबी है। अभी जब पहले चरण की वोटिंग में अभी कुछ दिन बाकी हैं, उससे पहले बीजेपी की चर्चा होना ही इस मायने में बड़ी बात है। जहाँ पे बात है, मतलब बीजेपी की यहाँ पर चर्चा हो रही है, ये भी एक लिहाज से बड़ी बात है। राहुल भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हैं और तमिलनाडु में भी हिंदी बोलने वाले लोगों को ढूंढ कर ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद तमिलनाडु के त्रिची से एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये महाभारत एक्सप्रेस लेकर हम लोग रवाना हो चुके हैं। रामेश्वरम से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई, हमें अयोध्या तक जाना है। हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय करने वाले हैं और जिस जगह से हम गुजरेंगे वहां के सियासी हालात से लेकर वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की क्या पहचान है, हर बात हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर भारत से खबर आ रही है, दिल्ली से खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, कैलाश गहलोत से पिछले 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। ईडी के सवालों का सामना वो कर रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल तो हैं ही सलाखों के पीछे। आप देख रहे हैं उनके मंत्रियों की मुसीबत भी लगातार बढ़ी हुई है। इसके पहले भी उनके कुछ मंत्री जेल जा चुके हैं। मैं आपको सीधे वरुण जैन के पास लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वरुण, क्या पता चल रहा है? कैलाश गहलोत से जो पूछताछ हो रही है, कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल ईडी मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हूं। करीब 2 घंटे अखिलेश हो गए हैं। कैलाश गहलोत से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ चल रही है। आज सुबह ही नोटिस सर्व किया था और 11:34 पर कैलाश गहलोत यहां पर पहुंच गए थे। क्यों कैलाश गहलोत से पूछताछ महत्वपूर्ण है? क्योंकि नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें नंबर 1 मनीष सिसोदिया के बाद सत्येंद्र जैन और तीसरे कैलाश गहलोत ही शामिल थे। तो जो नई आबकारी नीति लागू हुई उसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक था वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विजय नायर है वो साउथ लॉबी के साथ लगातार मीडिएट कर रहा था और विजय नायर कैलाश गहलोत के बंगले में ही रह रहा था। कैलाश गहलोत अपने बंगले पर, सरकारी बंगले पर नहीं, अपने जो निजी आवास है वहां पर रहते थे। तो मिनिस्टर जो जीओएम के अंदर वो शामिल थे, तो क्या उनकी इस आबकारी नीति को लेकर उनकी भूमिका थी? क्या उनको पता था साउथ लॉबी के साथ किस तरीके से जो डील है वो चल रही है, जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंच रहा है? ऐसे जो कई सवाल है, पूरी कॉन्स्पिरेसी है, उसमें कैलाश गहलोत की क्या भूमिका थी? उन्हीं कड़ियों को जोड़ने का काम जो है वो इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है और जिस तरीके से वो जीएम के दोबारा आपके पास लौटूंगा। लेकिन समन जो आया उसके बाद कैसे राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, कैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, किस तरीके से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, वो दर्शकों को पहले मैं सुनवाना चाहता हूं, फिर आऊंगा वरुण आपके पास एक बार फिर से। ये पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है।
हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमारे लोगों को लगातार सम्मान आ रहे हैं और लगातार हम जवाब दे रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सम्मन कब जाएगा। उनसे कब पूछा जाएगा कि आखिर शराब घोटाले के आरोपी शरद रेड्डी से आपने 60 करोड़ क्यों लिए। कब पूछा जाएगा कि आखिर उनको बेल कैसे दिलवाई गई। कब इस जो जहां प्रूफ है वहां जांच नहीं है, जहां आरोप है फर्जी वहां पे जांच हो रही है। ये साफ दिखा रहा है कि ये जांच नहीं चल रही, ये षड्यंत्र चल रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का। भूपेंद्र जैन जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी हैं और मैं ये मानता हूं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो दोनों तरफ के बयान आपने सुने। बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो जेल तो जाना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार क्या बीजेपी वाले नहीं करते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ईडी के नोटिस सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों आते हैं, विपक्ष के लोगों को। बहरहाल एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं वरुण जैन के पास, चूंकि कैलाश गहलोत से लगातार पूछताछ कर रही है ईडी। वरुण, ये बताइए, कैलाश गहलोत से जो बातचीत हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, क्या अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में संलिप्तता को लेकर भी उन्हें ग्रिल किया जा रहा है? कैलाश गहलोत को उससे संबंधित सवाल भी कुछ पूछे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे अहम बात इसके अंदर यह है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इस नई आबकारी नीति को लागू किया, उसके अंदर कैलाश गहलोत भी शामिल थे। यानी कि अगर कोई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार हो रही है और कोई मिनिस्टर्स उस नई आबकारी नीति को लागू कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि कैलाश गहलोत को इस आबकारी नीति के पीछे जो साजिश रची जा रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी जानकारी नहीं थी। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके साथ यह भी हो जाती है कि विजय नायर, जो कि साउथ लॉबी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो कैलाश गहलोत के बंगले पर ही रह रहे थे और कैलाश गहलोत का बंगला अरविंद केजरीवाल के घर के बिल्कुल नजदीक है। तो जो विजय नायर है, उनको कैलाश गहलोत के बंगले पर इसलिए ठहराया गया था कि वो लगातार अरविंद केजरीवाल के संपर्क में रह सके। और जो अरविंद केजरीवाल फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड पर भी है, तो जो जवाब कैलाश गहलोत से पूछताछ में मिलेंगे, उनको भी क्रॉस एग्जामिन अरविंद केजरीवाल से कराया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल की इस पूरी भूमिका को लेकर उनका क्या रोल था, क्या जो ये पूरा का पूरा किकबैक आया, उसकी जानकारी कैलाश गहलोत के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को थी या नहीं, ये जवाब जब कैलाश गहलोत से मिलेंगे तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर भी कन्फ्रंट कराया जा सकता है। तो इसमें जो तार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो किकबैक का पैसा आया, दोबारा आपके पास लौटूंगा। ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन चूंकि मैं त्रिची में मौजूद हूं, तमिलनाडु में, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि चूंकि केजरीवाल इंडिया अलायंस में है, करप्शन के इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान इस अलायंस को तमिलनाडु में हो सकता है? बताइए। क्या करप्शन के जो आरोप लगे हुए हैं केजरीवाल पर, उनके तमाम सहयोगियों पर, और वो इंडिया अलायंस में है, तो इंडिया अलायंस के जो लोग यहां पर हैं तमिलनाडु में, उन्हें उसका नुकसान हो सकता है यहां पर? इंडिया अलायंस के बाद तो जरूर जीतेंगे, पहले बात है। और बीजेपी की तरफ न तो दूसरे पार्टी को तो करप्शन कलेक्शन बोलता है ना, अभी तो बीजेपी का कलेक्शन भी करप्शन भी कौन बोलता है, वो बोलो ना। बीजेपी वाले क्या करप्शन नहीं करते हैं? अच्छा जी, हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ एक कहावत है, जो नमक खाएगा तो वो पानी पिएगा। एक तो एक कहावत है, हो गया एक। करप्शन किसी तरफ से भी, किसी आदमी का, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं रखता। वो जो जनता का पैसा है, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, वो लोग कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आज तक की करप्शन हुआ करके बोलते हैं, क्यों नहीं कचहरी में जा रहे हैं, क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं, क्यों नहीं ले जाकर खड़ा करते हैं, ये क्यों नहीं काम करते? क्यों नहीं बीजेपी वालों को कोर्ट कचहरी में ले जा रहे हैं अगर उन्होंने भी करप्शन किया तो? बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, ईडी का मशीन है। ईडी को चला रहा है, पीछे वो पत्थर से पूरा पैसा इधर पार्टी को ले रहा है, वही चल रहा है। को केजरीवाल क्या करा नहीं करा, वो ईडी को छोड़ को परेशान करके केजरीवाल के पार्टी को समसाट करने के लिए वो देख रहा है। केजरीवाल की पार्टी को खत्म करना चाह रही है बीजेपी ईडी के जरिए। डीएमके को क्या बोलेगा? डीएमके भी एक मंत्री भी अभी जेल में है, उनको बेल भी नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा मंत्री का केस भी चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में वो बाहर आ गया, मगर ज़रूर डीएमके के बहुत सारा मंत्री अंदर जाने वाले ही है।
ऐसे बीजेपी है ना, बीजेपी ये नेशनल पार्टी है। मुझे लगता है यहाँ पब्लिक से भी इस पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये जो करप्शन का मामला है और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के खिलाफ, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ ही आंदोलन की शुरुआत की थी, क्या उसका नुकसान इंडिया अलायंस को यहाँ तमिलनाडु में हो सकता है? जरूर होगी, क्योंकि केजरीवाल ने लिक्वर गेट में बहुत घोटाला किया है। वो जो भ्रष्टाचार का मोदी जी ने बता दिया है वो सब सारा देश जानता है अभी, इसलिए वो जो जेल में अभी तक तो वो बेल भी नहीं मिल पाएगा। तो इसकी नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद तमिलनाडु के त्रिची से एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये महाभारत एक्सप्रेस लेकर हम लोग रवाना हो चुके हैं। रामेश्वरम से हमारी यात्रा की शुरुआत हुई, हमें अयोध्या तक जाना है। हजारों किलोमीटर की दूरी हम तय करने वाले हैं और जिस जगह से हम गुजरेंगे वहां के सियासी हालात से लेकर वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की क्या पहचान है, हर बात हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो उत्तर भारत से खबर आ रही है, दिल्ली से खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के एक और मंत्री की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। अभी की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, कैलाश गहलोत से पिछले 2 घंटे से पूछताछ चल रही है। ईडी के सवालों का सामना वो कर रहे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल तो हैं ही सलाखों के पीछे। आप देख रहे हैं उनके मंत्रियों की मुसीबत भी लगातार बढ़ी हुई है। इसके पहले भी उनके कुछ मंत्री जेल जा चुके हैं। मैं आपको सीधे वरुण जैन के पास लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वरुण, क्या पता चल रहा है? कैलाश गहलोत से जो पूछताछ हो रही है, कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल ईडी मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हूं। करीब 2 घंटे अखिलेश हो गए हैं। कैलाश गहलोत से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ चल रही है। आज सुबह ही नोटिस सर्व किया था और 11:34 पर कैलाश गहलोत यहां पर पहुंच गए थे। क्यों कैलाश गहलोत से पूछताछ महत्वपूर्ण है? क्योंकि नई आबकारी नीति को लागू करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें नंबर 1 मनीष सिसोदिया के बाद सत्येंद्र जैन और तीसरे कैलाश गहलोत ही शामिल थे। तो जो नई आबकारी नीति लागू हुई उसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो किकबैक था वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो विजय नायर है वो साउथ लॉबी के साथ लगातार मीडिएट कर रहा था और विजय नायर कैलाश गहलोत के बंगले में ही रह रहा था। कैलाश गहलोत अपने बंगले पर, सरकारी बंगले पर नहीं, अपने जो निजी आवास है वहां पर रहते थे। तो मिनिस्टर जो जीओएम के अंदर वो शामिल थे, तो क्या उनकी इस आबकारी नीति को लेकर उनकी भूमिका थी? क्या उनको पता था साउथ लॉबी के साथ किस तरीके से जो डील है वो चल रही है, जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंच रहा है? ऐसे जो कई सवाल है, पूरी कॉन्स्पिरेसी है, उसमें कैलाश गहलोत की क्या भूमिका थी? उन्हीं कड़ियों को जोड़ने का काम जो है वो इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। और जिस तरीके से वो जीएम के मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन समन जो आया उसके बाद कैसे राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है, कैसे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे पर, किस तरीके से तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, वो दर्शकों को पहले मैं सुनवाना चाहता हूं, फिर आऊंगा वरुण आपके पास एक बार फिर से। ये पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है। आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। हमारे लोगों को लगातार सम्मन आ रहे हैं और लगातार हम जवाब दे रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देश ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सम्मन कब जाएगा। उनसे कब पूछा जाएगा कि आखिर शराब घोटाले के आरोपी शरद रेड्डी से आपने 60 करोड़ क्यों लिए? कब पूछा जाएगा कि आखिर उनको बेल कैसे दिलवाई गई? कब इस जो आज जो जहां प्रूफ है वहां जांच नहीं है, जहां आरोप है फर्जी वहां पे जांच हो रही है। ये साफ दिखा रहा है कि ये जांच नहीं चल रही, ये षड्यंत्र चल रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को खत्म करने का। सत्येंद्र जैन जी के बाद, मनीष सिसोदिया जी के बाद कैलाश गहलोत बहुत अहम कड़ी हैं और मैं ये मानता हूं अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
तो दोनों तरफ के बयान आपने सुने। बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो जेल तो जाना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार क्या बीजेपी वाले नहीं करते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ईडी के नोटिस सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों आते हैं, विपक्ष के लोगों को। बहरहाल एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं वरुण जैन के पास, चूंकि कैलाश गहलोत से लगातार पूछताछ कर रही है ईडी। वरुण, यह बताइए, कैलाश गहलोत से जो बातचीत हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, क्या अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में संलिप्तता को लेकर भी उन्हें ग्रिल किया जा रहा है? कैलाश गहलोत को उससे संबंधित सवाल भी कुछ पूछे जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे अहम बात इसके अंदर यह है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे जिन्होंने इस नई आबकारी नीति को लागू किया, उसके अंदर कैलाश गहलोत भी शामिल थे। यानी कि अगर कोई ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार हो रही है और कोई मिनिस्टर्स उस नई आबकारी नीति को लागू कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है कि कैलाश गहलोत को इस आबकारी नीति के पीछे जो साजिश रची जा रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उसकी जानकारी नहीं थी। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसके अंदर हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके साथ यह भी हो जाती है कि विजय नायर, जो कि साउथ लॉबी के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, वो कैलाश गहलोत के बंगले पर ही रह रहे थे और कैलाश गहलोत का बंगला अरविंद केजरीवाल के घर के बिल्कुल नजदीक है। तो जो विजय नायर है, उनको कैलाश गहलोत के बंगले पर इसलिए ठहराया गया था कि वो लगातार अरविंद केजरीवाल के संपर्क में रह सके। और जो अरविंद केजरीवाल फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रिमांड पर भी है, तो जो जवाब कैलाश गहलोत से पूछताछ में मिलेंगे, उनको भी क्रॉस एग्जामिन अरविंद केजरीवाल से कराया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल की इस पूरी भूमिका को लेकर उनका क्या रोल था, क्या जो ये पूरा का पूरा किकबैक आया, उसकी जानकारी कैलाश गहलोत के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को थी या नहीं, ये जवाब जब कैलाश गहलोत से मिलेंगे तो उन्हें अरविंद केजरीवाल के सामने रखकर भी कन्फ्रंट कराया जा सकता है। तो इसमें जो तार है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो किकबैक का पैसा आया, उसको लेकर ही लौटूंगा। ये तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन चूंकि मैं त्रिची में मौजूद हूं, तमिलनाडु में, तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि चूंकि केजरीवाल इंडिया अलायंस में है, करप्शन के इतने बड़े आरोप लग रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान इस अलायंस को तमिलनाडु में हो सकता है? बताइए। क्या करप्शन के जो आरोप लगे हुए हैं केजरीवाल पर, उनके तमाम सहयोगियों पर, और वो इंडिया अलायंस में है, तो इंडिया अलायंस के जो लोग यहां पर हैं तमिलनाडु में, उन्हें उसका नुकसान हो सकता है यहां पर? इंडिया अलायंस के बाद तो जरूर जीतेंगे, पहले बात है। और बीजेपी की तरफ न तो दूसरे पार्टी को तो करप्शन कलेक्शन बोलता है ना, अभी तो बीजेपी का कलेक्शन भी करप्शन भी कौन बोलता है, वो बोलो ना। बीजेपी वाले क्या करप्शन नहीं करते हैं? अच्छा जी, हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ एक कहावत है, जो नमक खाएगा तो वो पानी पिएगा। एक तो एक कहावत है, हो गया एक। करप्शन किसी तरफ से भी, किसी आदमी का, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं रखता। वो जो जनता का पैसा है, बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, वो लोग कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आज तक की करप्शन हुआ करके बोलते, क्यों नहीं कचहरी में जा रहे हैं, क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं, क्यों नहीं ले जाकर खड़ा करते हैं, ये क्यों नहीं काम करते? क्यों नहीं बीजेपी वालों को कोर्ट कचहरी में ले जा रहे हैं अगर उन्होंने भी करप्शन किया तो? बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, ईडी का मशीन है। ईडी को चला रहा है, वो पीछे वो पत्थर से पूरा पैसा इधर पार्टी को ले रहा है, वही चल रहा है। को केजरीवाल क्या करा नहीं करा, वो ईडी को छोड़ को परेशान करके केजरीवाल के पार्टी को समसाट करने के लिए वो देख रहा है। केजरीवाल की पार्टी को खत्म करना चाह रही है बीजेपी ईडी के जरिए। डीएमके को क्या बोलेगा? डीएमके भी एक मंत्री भी अभी जेल में है, उनको बेल भी नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा मंत्री का केस भी चल रहा है। अभी थोड़ी देर में वो बाहर आ गया, मगर जरूर डीएमके के बहुत सारा मंत्री अंदर जाने वाले ही है। ऐसे बीजेपी है ना, बीजेपी है नेशनल पार्टी है। मुझे लगता है यहाँ पब्लिक से भी इस पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। ये जो करप्शन का मामला है, और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता के खिलाफ, जिन्होंने करप्शन के खिलाफ ये आंदोलन की शुरुआत की थी, क्या उसका नुकसान इंडिया अलायंस को यहाँ तमिलनाडु में हो सकता है? जरूर होगी, क्योंकि केजरीवाल ने लिक्वर गेट में बहुत घोटाला किया है। वो जो भ्रष्टाचार का मोदी जी ने बता दिया है, वो सब सारा देश जानता है अभी। इसलिए वो जो जेल में अभी तक तो वो बेल भी नहीं मिल पाएगा। तो इसकी मतलब ये है, तो वो किया है वो घोटाला, उसमें से वो कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो वो INDA जो गठबंधन है ना, उसका जो नुकसान जरूर होगी। तो हमारा भाजपा का डीएमके को भी नुकसान हो सकता है, उसका असर हो सकता है यहाँ पे, नुकसान होगा ना। तो ये क्योंकि उन्होंने जो डीएमके का नेता और इंडिया गठबंधन का जो मिस्टर MK स्टालिन, ही इज टेकिंग द लीड and stating that he will become the prime minister। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन पर तो सनातन विरोधी होने का आरोप भी लगा देते हैं बीजेपी वाले।
वो तो मिलेगा ना, तो वो 25 लगभग 25-26 मिनिस्टर वो लिस्ट में है, वो सब घोटाला में भ्रष्टाचार में है। स्टालिन के 25-26 मंत्री जरूर है ना लिस्ट, अभी तो आने वाले हैं। हमारा जो प्रदेश नेता श्री अन्नामलई जी ने वो 14 तारीख को ये सब घोटाला का निकालेगा, वो सब लिस्ट बाहर पता चलेगा, बाद में सब चला चलेगा। और तब तक तमिलनाडु में जो मतदार है ना, ये सब भाजपा का मत देंगे। चलिए ठीक है, इन लोगों को यहां पर उम्मीद है जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं कि यहां पर बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। लेकिन कैलाश गहलोत से जो पूछताछ चल रही है अरविंद केजरीवाल के मंत्री से, सवाल यह कि इसमें क्या होगा। एक बार फिर से मैं वरुण जैन के पास आपको लिए चलता हूं, दिल्ली से मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं मेरे साथ यहां त्रिची से। वरुण, कैलाश गहलोत से यह पूछताछ जो चल रही है, क्या उसमें कुछ अहम जानकारी भी निकलकर सामने आई है? क्या जांच में वो सहयोग कर रहे हैं? कुछ इस बाबत भी आपके पास अपडेट है? देखिए, अभी तो कैलाश गहलोत से पूछताछ चल रही है, तो किस तरीके से क्या वो सवालों के जवाब ठीक से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी इस तरह की कोई जानकारी हमारे हाथ में नहीं लगी है। लेकिन कैलाश गहलोत की मुख्य भूमिका थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का वो हिस्सा थे, और जो पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई वो पहले ही लागू करने से पहले ही जो साउथ की लॉबी है उन तक पहुंच गई थी। तो बीइंग अ मिनिस्टर, बीइंग अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का एक हिस्सा होने के चलते आखिरकार वो पॉलिसी पहले कैसे लीक हो गई। जिस तरीके से जो ट्रेल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगी है कि 100 करोड़ का किकबैक जो था आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था, तो क्या उनको इस बात की जानकारी थी या नहीं थी? क्या अरविंद केजरीवाल को इस आबकारी नीति के बारे में उन्होंने कभी कोई जानकारी दी? एक बड़ी खबर आ गई है, कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली होनी है। इससे पहले पवन खेड़ा ने किस तरीके से बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है वो हम आपको बता दें। दरअसल पवन खेड़ा ने कह दिया कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाऊद को डालेंगे तो वो भी सांसद बन जाएगा। सुनिए। इस मशीन में दाऊद इब्राहिम को डालो, देखो क्या निकलता है। हो सकता है कोई राज्यसभा का सांसद बन के निकलेगा बीजेपी का। मुझे लगता है कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार का चोला उतारकर जो यूपीए का चेहरा बदलकर इंडिया अलायंस रखने का प्रयास किया, वो कहीं सफल नहीं हो पाया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी सिर चढ़ के बोल रहा है। कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए पकड़े गए और कांग्रेस भ्रष्ट और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी नजर आई। शराब घोटाले के कांग्रेस ने आरोप तो लगाए, लेकिन जब शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और कई आम आदमी पार्टी के गुर्गे और दलाल पकड़े गए और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी आज गिरफ्त में है, तो कांग्रेस आज राजनीति कर रही है। तो आपने देखा दोनों तरफ से किस तरीके के बयान दिए गए हैं। अब मैं आपको दिल्ली में रामलीला मैदान लिए चलता हूं। रविकांत मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। रविकांत, इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर जो जानकारी मिल रही है, इस बाबत और क्या पता चल पा रहा है? किस तरह की तैयारी नजर आ रही है? देखिए, इस समय हम रामलीला मैदान में ही हैं दिल्ली के, और यहाँ पर कल रैली है लेकिन आज ही काफी भीड़ दिख रही है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मौजूद हैं, बहुत सारे पंजाब से भी कार्यकर्ता आए हुए हैं, और रैली में 28 के करीब जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो शामिल होंगी, ये ऐलान किया गया है। राहुल गांधी मौजूद होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे और तमाम पार्टियों के नेता होंगे। आप लोग बताइए क्या तैयारियां हो चुकी हैं? बहुत तैयारियां। ਆਪਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਕੱਲ ਦੇ ਤੁਰੇ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। क्या तैयारी हो चुकी है और क्या होनी बाकी है? सर, यहाँ पे तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और बहुत सा काफले हैं जो चले हुए हैं पंजाब से। आप देखेंगे इस तानाशाह के खिलाफ लोग कल पूरी गिनती में इकट्ठा होकर वहाँ पे जवाब देंगे। ये गिनती कितनी होगी, कितने लोग इकट्ठा हो पाएंगे? लाखों की गिनती में पहुँच रहे हैं और ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा जितने लोग पूरे देश से आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सारी की सारी जनता पंजाब की हर
वोटर अरविंद केजरीवाल। सिर्फ कांग्रेस की रैली है या केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ है ये? चलिए, तो रामलीला ग्राउंड भी छोटा पड़ जाएगा ऐसा लग रहा है उन लोगों को। चलिए, मैं आगे बात करूंगा। रविकांत, मैं आऊंगा आपके पास, इस पर और ज्यादा अपडेट आपसे हम लेंगे। महाभारत एक्सप्रेस आ पहुंची है तमिलनाडु के त्रिची में। यहां से जुड़ी खबरें तो अब तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अपडेट महाराष्ट्र से, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को दरअसल बड़ा झटका लग गया है। शिवराज पाटिल का नाम आपने सुना होगा, यूपीए सरकार में गृह मंत्री भी थे, उनकी बहू बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो आपको बता दें, अर्चना पाटिल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो गई, और बीजेपी में शामिल होने के बाद वो क्या कह रही हैं आपको सुनवा देते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अर्चना पाटिल जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, कांग्रेस में थी आप, क्या कुछ विचार आपके मन में आया? आपका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ कि आपको कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहिए? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि मैंने किसी का दामन छोड़ा नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे मैंने इसके पहले काम नहीं किया है। ये मेरी पहली ये स्टेप फॉरवर्ड है कि मैंने किसी राजनीतिक पक्ष को ज्वाइन किया है। मैंने कोई राजनीतिक काम नहीं किया, मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करती थी। एक जो मन में धारणा थी कि आप कांग्रेस में थी, ये लोगों के मन में था ही। आप जहाँ खड़े होते थे लोगों को लगता है कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आज आप आधिकारिक रूप से ये लोगों के सामने अनाउंस कैसे करें कि आप बीजेपी के साथ हैं? क्या वहाँ पर विश्वास कम लगा, या फिर आपको लगा कि ये गाड़ी थोड़ी तेज है, विकास ज़्यादा कर सकती है? मतलब क्या आपके मन में पहला ख्याल आया था? नहीं, कुछ लेने के लिए किसी को गलत कहना या छोड़ देना ज़रूरत नहीं है। वहाँ जहाँ थे हम बहुत ईमानदारी से, बहुत हमने वहाँ पे भी परिवार ने पूरा योगदान दिया है। पर वहाँ पे शिवराज पाटिल जी की जो लेगेसी है, उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया है, अब वो कोई भी नहीं है। मैंने पूरा इंतज़ार किया है। मैंने कोई उनका जब काम चल रहा था तब भी आपको देवेंद्र जी ने भी कहा कि मेरे पीछे बहुत टाइम से थे, बट साहब को कोई भी तकलीफ ना हो इसलिए मैंने कभी भी उस रास्ते पे अपनाया नहीं। बट अभी ये मौका आ गया है कि एक अलग नए तरीके से जब लोकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, स्टेट पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हर एक को अपने लाइफ को एक्सप्लोर करने का अधिकार है। तो मुझे लगा मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेती। साल 2019 में आपको अप्रोच किया था उन्होंने, किस चीज़ के लिए अप्रोच किया था? उस वक्त कैसे आपने डिनाई किया था? मैंने डिनाई नहीं किया था, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो मैं शायद आपको इस बार मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगी। मुझे उन्होंने अप्रोच इसलिए किया था कि लातूर शहर विधानसभा है, तो वहाँ से उनको मुझ में एक लायक कैंडिडेट दिखा, और उसमें कोई गलत नहीं है। राजनीति में हर कोई एक दूसरे को कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका आप इसे समझिए कि कांग्रेस की सरकार में जो गृह मंत्री जैसे पद पर है, उनकी बहू अब बीजेपी में चली गई हैं। बहरहाल, इस खबर से जुड़ी जानकारी भी आगे आप तक और ज्यादा हम पहुंचाएंगे, और महाभारत एक्सप्रेस का सफर भी जारी रहेगा।